अब लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। चैप्टर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम सीखेंगे कि कैपिटल किसे कहते हैं और कैपिटल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज का जो लेक्चर होगा ये बेसिकली न्यूमेरिकल चैप्टर है। इसमें आई कैप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेस्ट होता है, लेकिन आज के क्वेश्चन में इसके बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस करने हैं जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो नहीं होगी, लेकिन ये कंसेप्ट क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज़ होंगे जो हम आज के लेक्चर में भी स्टडी करने जा रहे हैं। कैलकुलेशंस नहीं है, कंसेप्ट हैं। चैप्टर हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। फाइनेंस या कैपिटल मीन्स वो पैसे जो हम बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें आपको इस चैप्टर में दो पार्ट्स नज़र आएंगे। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है और जो हम आज स्टडी करेंगे। पार्ट 2 कैलकुलेशन वाला है, जिसमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन वाला काम आज नहीं कर रहे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए में आपको क्या बताएगा, कैपिटल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पार्ट बी में कैपिटल में जितनी भी चीज़ें शामिल होंगी उन सब की 1 बाय 1 कॉस्ट कैलकुलेट करनी सिखाएगा। ये डिफरेंस है, ठीक है, एक चीज़ की, दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ की। पार्ट सी जो है ये हम एंड पे करेंगे, यानी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 तक फॉर एग्जांपल, उसके बाद कुछ दिनों का गैप देंगे, यानी हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि यील्ड कर्व हमारा नॉर्मल टॉपिक से हटके है। ठीक है, आई कैप ने ये अभी तक इसमें से क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया, लेकिन कर सकता है। ये चूंकि नॉर्मल टॉपिक से हटके, मैं इसको फ़ौरन साथ नहीं मिलाऊंगा, कहीं कंसेप्ट मिक्स ना हो जाए। जब हम यहाँ तक कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद पास्ट पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जब मुझे लगेगा आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो गई है इस टॉपिक के ऊपर, फिर उसके बाद मैं यील्ड कर्व आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंट्रोडक्शन से। 3 कंसेप्ट हमने छोटे छोटे स्टडी करने हैं हम। मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट इन फाइनेंस, कैपिटल या कॉस्ट का मतलब क्या है फाइनेंस में, व्हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में जो फॉर्मेट आपको नजर आएगा वो फॉर्मेट आपने समझना है, कॉपी करना है। पास्ट पेपर के एग्जाम लेवल के क्वेश्चन में वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन फाइनेंस। ठीक है, कि खास तौर पे कैपिटल को हमने समझना है, कैपिटल किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो उसकी अपनी एक डोमेन है, उसमें कुछ अल्फाज यूज़ होंगे जिनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में कोई लफ्ज़ डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, किसी और सब्जेक्ट में वही लफ्ज़ किसी और कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। ये ख़ास तौर पे आज के लेक्चर में आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले आपने कैपिटल का लफ्ज़ बहुत दफ़ा अकाउंटिंग में पढ़ा होगा और हमेशा कैपिटल से मुराद आपने यही ली होगी, कैपिटल से मुराद वो पैसे हैं जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और इनके ऊपर प्रॉफिट कमाता है, वो कैपिटल है। ठीक है, फाइनेंस में याद रखें आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स अमूमी तौर पे नहीं चलेंगे, कुछ चलेंगे भी, कुछ कॉमन भी होंगे, लेकिन कुछ जगहों पे आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट फाइनेंस में नहीं चलेंगे, क्योंकि फाइनेंस का काम कुछ और है। फाइनेंस है डिसीजन मेकिंग का काम। फाइनेंस में क्या किया जाता है, डिसीजन करते हुए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। अकाउंटिंग करते हुए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। अकाउंटिंग है जो पास्ट ट्रांजैक्शन हो गई है उसको रिकॉर्ड करना है। फाइनेंस है जो फ्यूचर में फैसले करने हैं, उनका डिसीजन क्या करना चाहिए। तो चूंकि दोनों की डोमेन डिफरेंट है, तो जो उसमें टर्म्स यूज होंगी उनमें भी फर्क होगा। कैपिटल की टर्म आपने आज फाइनेंस की सीख लेनी है। अगर ये टर्म आप अकाउंटिंग वाली ही लेके चले ना, ये टॉपिक नहीं समझ आएगा, आप कंफ्यूज होते जाएंगे, हम इसको कैपिटल क्यों कह रहे हैं, इसको कैपिटल क्यों कह रहे हैं। अकाउंटिंग में कैपिटल किसको कहते हैं,
जो ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है। फाइनेंस में कैपिटल हम हर उस पैसे को कहते हैं, उस फाइनेंस को कहते हैं जो कि बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। फाइनेंस में कैपिटल किसे कहते हैं? हर उस पैसे को जो बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल किया। वो पैसा ओनर का अपना भी हो सकता है, वो किसी और का भी हो सकता है। इवन जो लोन लिया जाता है वो भी फाइनेंस में कैपिटल है। ठीक है, शेयर्स तो कैपिटल है ही है, लोन भी कैपिटल है। और कल मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि इसमें इवन क्रेडिटर्स भी कैपिटल है, क्योंकि क्रेडिटर से भी आप पैसे तो नहीं ले रहे, लेकिन क्रेडिटर का पैसा अपने बिजनेस में इस्तेमाल तो कर रहे हैं। क्रेडिटर से जब हम उधार ले रहे हैं, जो चीजें खरीदी हैं हमने, वो बेसिकली क्रेडिटर के पैसों से बनी हुई है ना, हमने तो अभी अदा किया ही नहीं है पैसे। अगर वो हम अपने बिजनेस में रख के उसको बेच रहे हैं, तो टेक्निकली हम अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए अपने क्रेडिटर्स का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, है वो भी कैपिटल, वो भी लेकिन वो इस चैप्टर में क्रेडिटर वाला हिस्सा इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का अलग चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे, उसकी भी डिस्कशन आएगी, वो भी कैपिटल है। ठीक है, तो वो वर्किंग कैपिटल अलग है। यहां पे हम कैपिटल दो तरह का है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल को, वो अलग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कौन सा हमने कैपिटल डिस्कस करना? और लॉन्ग टर्म कैपिटल में क्या सिर्फ ओनर इन्वेस्टेड मनी शामिल है? नहीं, लेंडर्स के पैसे भी शामिल है। यहां तक देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल इन फाइनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लर्न इन अकाउंटिंग। ये जरूरी कंसेप्ट तोड़ना, अकाउंटिंग का कंसेप्ट तोड़ना जरूरी है, तभी फाइनेंस का कंसेप्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अकाउंटिंग में कैपिटल कुछ और है, वो कंसेप्ट उधर छोड़ना है वो भी ठीक अकाउंटिंग की हद तक। फाइनेंस में कैपिटल का कंसेप्ट फाइनेंस की डेफिनेशन के लिहाज से चलेगा। Current financial management capital means any source of finance, whether from owner or from third parties, which can be used to run business. समझ रहे हैं कंसेप्ट? अच्छा, कह रहे there are two types of capital, long term, जिसे सिर्फ कैपिटल भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलते हैं, वो इस चैप्टर का स्कोप है। और फिर शॉर्ट टर्म, जिसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर हमारा 15 है प्रोबेबली, उसमें डिस्कस करेंगे। 14 है काल्बन। लॉन्ग टर्म कैपिटल भी डिस्कस दिस चैप्टर, शॉर्ट टर्म बाद में। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें यही सोर्सेज होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसके अलावा एक सोर्स नहीं होगा। इसीलिए इन सब को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। प्रोबेबली इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 10 में हम ले चुके हैं। यहाँ पे अब करते हुए चैप्टर 10 का नॉलेज आपके काम आएगा, और आपका फोकस जो है ना उसके फीचर या करैक्टरिस्टिक्स की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं पहले चैप्टर 11 करवा लेता तो मैं हर कैलकुलेशन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी समझा रहा होता, ये होता है, इसके फीचर्स ये होते हैं, फीचर्स ये होते हैं। अब मैंने कंसेप्ट चूंकि ज़्यादा समझा दिया, अब मेरा सारे का सारा फोकस सिर्फ इसकी कैलकुलेशन के ऊपर होगा। तो सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसे सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहते हैं, इसे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तरतीब मैंने नहीं रखती, आपको यह पता होना चाहिए कि ये सोर्सेज और उसके फीचर्स क्या हैं। पहली चीज, अब मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछता जाऊंगा, लिस्ट तो आप देखते ही समझ गए होंगे, मतलब मैं अगर आगे भी चला जाऊं प्रॉब्लम कोई नहीं, आप इसको लेकिन मैं इसके फीचर्स और वो फीचर्स जो हमारे इस चैप्टर की कैलकुलेशन में यूज होने, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूं। बैंक लोन, पहला सवाल मेरा, क्या एग्री करते हैं बैंक लोन कैपिटल है? अच्छा, बैंक लोन जब हम लेते हैं, मेरा पहला सवाल और अहम, क्या बैंक लोन मार्केट में सेल परचेज हो रहे होते हैं? वो अवेलेबल तो हैं फाइनेंसिंग बैंक से, लेकिन सेल परचेज ऐसा नहीं कर सकते आप, ये भाईजान बैंक से लोन ले लें एमसीबी से और साथ वाले से कहें मेरे से लोन खरीद लो। कहता लोन खरीदना क्या होता है? आप लोन उसको रीपे करें, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं खुद बैंक से जाके लोन ले लूंगा। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू कोई नहीं होती है, एग्रीड? बैंक लोन की मार्केट वैल्यू तो जहां पे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे डिटेल में, वहां पे आएगा मार्केट वैल्यू लिखो, शेयर के आगे उसकी मार्केट वैल्यू लिखेंगे, शेयर्स के आगे मार्केट वैल्यू लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। डिबेंचर्स है उसके आगे मार्केट वैल्यू लिखेंगे, डिबेंचर्स की भी मार्केट वैल्यू होती है।
बैंक लोन के आगे मार्केट वैल्यू लिखेंगे नहीं। आपको ऐसे में हैरान परेशान होंगे, सर इधर तो सबकी मार्केट वैल्यू लिखनी है, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू दी ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखूं, जीरो लिख दूं क्या, जीरो लिख दूं क्या, क्या लिखना होगा क्वेश्चन के अंदर? जब हमें सारे कंपोनेंट्स की मार्केट वैल्यू लिखनी होगी, शेयर के आगे शेयर्स की लिखेंगे, डिबेंचर के आगे डिबेंचर्स की लिखेंगे, बैंक लोन के आगे किसके लिखेंगे? बैंक लोन की टोटल अमाउंट ही, जो उसकी वैल्यू है, जो लोन लिया बैंक से आपने 20 मिलियन का लोन लिया है, तो उसकी मार्केट वैल्यू में क्या लिखेंगे? 20 मिलियन नहीं लिखेंगे भैया, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, इसकी फेस वैल्यू ही इसकी मार्केट वैल्यू समझो, जितने का लोन लिया है वही मार्केट वैल्यू समझो। क्लियर? पहला कंसेप्ट ये। दूसरा सवाल, बैंक लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे 10%, इसकी कॉस्ट कितनी है? हाँ, ये सुनना चाह रहा था। 10% इसकी कॉस्ट नहीं है, इसलिए कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। आप दुनिया की किसी एक कंट्री का नाम बता सकते हैं जहां पे टैक्स एप्लीकेबल ना हो या टैक्स रेट जीरो हो? शायद ही कोई इक्का दुक्का होगी। आज से 10-12 साल पहले किताब में पढ़ा था, कह रहा था 2 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, मुझे नहीं पता शायद उन पे भी, अमूमी तौर पे नहीं होता ऐसा। अमूमी तौर पे हर कंट्री में टैक्स रेट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा फर्क होते हैं, टैक्स हर कंट्री में होता है तकरीबन। इसीलिए जब कभी आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको उसकी टैक्स एडजस्टमेंट करनी होगी। जब कभी इंटरेस्ट पे करेंगे टैक्स एडजस्टमेंट करनी होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 रुपये पे किया, टैक्स रेट 30% है, क्या हमें कोई फायदा भी होगा इंटरेस्ट पे करने का? क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हाँ जी, 3 की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी उतने से कम होगी। जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा, टैक्स एक्सपेंस उतना कम होगा, टैक्स लायबिलिटी उतनी कम होगी। भाई ऐसा ही है ना, जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा टैक्स लायबिलिटी कम होगी। तो अगर 30% टैक्स रेट है, टैक्स एक्सपेंस ज्यादा हुआ 10 से, तो टैक्स लायबिलिटी कितने से कम होगी? 30%, 3 से। नेट रेट, नेट कॉस्ट क्या होगी? तो इसके साथ लिख दीजिए, बैंक लोन के साथ लिख लें, वैसे तो आगे भी लिखा आएगा, क्वेश्चन में भी करेंगे, लेकिन अभी साथ साथ समझ रहे हैं तो लिख दे, बैंक लोन के साथ नो मार्केट वैल्यू, और फिर साथ लिख लें यस टैक्स एडजस्टमेंट। यस टैक्स एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। नो मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी, टैक्स एडजस्टमेंट यस है इसकी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमेशा उसने टैक्स रेट भी दिया होगा, इंटरेस्ट रेट भी दिया होगा जो उसका है। इररिडीमेबल डिबेंचर या बॉन्ड, यहां पे एक ही चीज है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने पढ़ा था डिबेंचर बॉन्ड अलग अलग है, उसमें किसको सिक्योर्ड कहा था, बोला था उसने? बॉन्ड सिक्योर्ड है, डिबेंचर। लेकिन यहाँ पे तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉस्ट की, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बॉन्ड हो या डिबेंचर हो, एक ही चीज है। इररिडीमेबल का मतलब क्या है? कंपनी वापस नहीं लेगी, ठीक है। इसमें बताइए इस पे इंटरेस्ट रेट होगा कि नहीं होगा? उसको हम बोलते थे कूपन रेट, तो मैं इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोल दूं, कूपन रेट होगा। इसके ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट होगी कि नहीं? तो लिख लें फिर इसके आगे कूपन रेट, फिर लिख लें टैक्स एडजस्टमेंट यस। अच्छा, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, क्या कैलकुलेट करनी हो? प्रेजेंट वैल्यू। वो जो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला आप कैलकुलेट करते थे, एनविटी बोलते हैं उसको, एनविटी फार्मूला। एनविटी फार्मूला लगेगा या के परपेचुटी फार्मूला? एनविटी लगेगा कि परपेचुटी लगेगा? एक में आपका सवाल सही होगा, दूसरे में गलत, सोच के बताइए। एनविटी या परपेचुटी? एनविटी के परपेचुटी?
कि टास्क कर लें? परपेचुटी कैसे? परपेचुअल बॉन्ड है तो परपेचुटी का फार्मूला लगेगा। परपेचुअल का मतलब क्या है? हमेशा चलने वाला। कैसे पता चला ये हमेशा चलने वाला है? इररिडीमेबल। कौन सा है? तो इसके साथ लिख ले फार्मूला ऑफ परपेचुटी। फार्मूला ऑफ टैक्स की एडजस्टमेंट होगी कि नहीं होगी इररिडीमेबल डिबेंचर में? होगी। फार्मूला कौन सा लगेगा? परपेचुटी का। एन्युटी का तो नहीं लगाना। अच्छा, परपेचुटी का आसान होता है क्या एन्युटी का? परपेचुटी का आसान होता है एक अमाउंट जो पीरियोडिक पेमेंट है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ये परपेचुटी का ये एक ही फार्मूला होता है, 2 फिगर होती हैं सिर्फ। लेकिन आपको एन्युटी का आसान लगा, क्यों? एन्युटी ग्रिप प्रैक्टिस है ज्यादा, यही फर्क है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान हो जाता है। ठीक है, सारा प्रैक्टिस की गेम है। बहरहाल इररिडीमेबल समझ आ गया? बॉन्ड है तो टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, इररिडीमेबल है तो परपेचुटी का फार्मूला लगेगा। अमाउंट यूज करनी है टैक्स एडजस्टमेंट के बाद, और फार्मूला कौन सा लगाना है? क्लियर? रिडीमेबल डिबेंचर, ये पता ना कौन से होता है रिडीमेबल? जो 3 साल 5 साल के बाद वापिस हो। मैं रिडीमेबल बोल रहा हूं, कन्वर्टेबल नहीं। रिडीमेबल कन्वर्टेबल वैसे एक ही होते हैं ना? एक नहीं। रिडीमेबल के एंड पे आपको सिर्फ पैसे मिलने हैं, कन्वर्टेबल के एंड में पैसे या शेयर विच एवर इज हायर वो मिलना है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, तो आप हायर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या लोअर वाली? हायर वाली। हायर वाली। रिडीमेबल डिबेंचर है। लफ्ज रिडीमेबल क्या बता रहा है? फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? परपेचुटी की एन्युटी? पक्की बात है, एन्युटी का होगा। और लफ्ज डिबेंचर या बॉन्ड क्या बता रहा है? टैक्स एडजस्टमेंट करनी है। जो आपने इंटरेस्ट होगा ना, वो कहेगा 100 रुपये फेस वैल्यू है, 7% इंटरेस्ट रेट है, 30% टैक्स रेट है। 100 रुपये फेस वैल्यू है, 7%, 7% इंटरेस्ट रेट है, 30% टैक्स रेट है। बताइए एन्युटी कैलकुलेट करते हुए, फार्मूला लगाते हुए कौन सी वैल्यू लेनी है आपने? मेरा ख्याल है 7। 7 क्यों नहीं लेनी? 100 फेस वैल्यू है, हाँ टैक्स डिडक्टेबल है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? 7 टैक्स रेट 30% है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दे 70% के साथ, 4.9। नहीं समझ आया ना 4.9 कैसे आया? हाँ, टैक्स एडजस्टमेंट ना करें तो आंसर आता है 7। टैक्स एडजस्टमेंट करें तो टैक्स एडजस्टमेंट के बाद नेट कॉस्ट हमारी कितनी पड़ी? 7 पड़ी कि 4.9 पड़ी? पक्की बात है ना? क्वेश्चन करते हुए कायम रहना इस बात पे। देखिए, चाहे तो बड़ा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते, लेकिन याद आता है पहले छोटे छोटे कंसेप्ट बना के फिर जब उस लेवल फिर बड़ा सवाल करना है। पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनाए, फिर न्यूमेरिकल में भी फौरन नहीं आगे, पहले छोटे छोटे कंसेप्ट, हर एक दाव पेज अलग समझा दिया। दुश्मन इस तरीके से आए तो ये दाव करे, तो ये इलाज करना है, ये दाव करे, फिर उसके बाद जंग में भेजना है कि पहले ही जंग में भेज दें, 2-4 तलवारें खा के समझ लग जाएगी आपको क्या करना था। नहीं, पहले दाव पे समझ रहे आपके, कब टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है, कब नहीं करनी, कब आपने परपेचुटी का फार्मूला यूज करना है, कब एन्युटी का। भी समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? टैक्स एडजस्टमेंट की समझ नहीं आई जी? कोई बात नहीं, टैक्स एडजस्टमेंट अभी कर लेते। टैक्स एडजस्टमेंट का ताल्लुक, पहली चीज ध्यान में रखिए, रिडीमेबल या इरिडीमेबल से नहीं है। टैक्स एडजस्टमेंट का ताल्लुक है कि बॉन्ड है या डेट है कि इक्विटी है, इससे है। पहले ताल्लुक समझे, किस इंफॉर्मेशन से हमने किस नतीजे पे पहुंचना है वो बड़ा क्लियर हो। टैक्स एडजस्टमेंट का ताल्लुक रिडीमेबल इरिडीमेबल का ताल्लुक इस चीज से है, फार्मूला कौन सा लगाना है। और बॉन्ड है कि शेयर है, इसका इस चीज से ताल्लुक है कि टैक्स की एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी।
चले अभी थोड़ा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो छोटे छोटे कंसेप्ट, हमने कौन सा बड़ा सवाल पकड़ लिया कि करना लाजमी है ये, तो इसको क्लियर करते हैं। कैसा टैक्स की एडजस्टमेंट की समझ नहीं आई, ठीक है। अच्छा फर्ज कीजिए, अब मैं खुद से बन जाए सही सवाल, यह है आपकी सेल्स 1000, ये है आपके सारे एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेल, लेटर पुटअप सारे मिला मिलो के ये आ गए आपके एक्सपेंसेस 700। और फर्ज कीजिए कि लोन कोई नहीं लिया हुआ, प्रॉफिट आ गया 300, टैक्स रेट है 30%, 90, नेट प्रॉफिट कितना आया? क्लियर? अच्छा, अब फर्ज कीजिए आपने बॉन्ड इशू किए, बॉन्ड इशू किए आपने 100 रुपीज के, उस पे आपने 10% टैक्स देना है, 100 रुपीज 10% इंटरेस्ट देना है, 100 रुपीज फेस वैल्यू बॉन्ड इशू किए, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। तो जो इंटरेस्ट आएगा, अब यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट भी लेस होगा। जब इंटरेस्ट लेस होगा कितना होगा, वो होगा 100 इंटू 10%, 10, ये कितना आंसर आ जाएगा? अब 290 पे 30% लगाए 87, और अब नेट प्रॉफिट देखें 20, यहां तक देखें, साथ है आप सर। मेरा छोटा सा सवाल का जवाब देना है और कोशिश करना है सिंपल, या आंसर का सिंपल जवाब दीजिए। हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बढ़ा है 10 रुपए से, एक्सपेंसेस कितने से बढ़े? तो असूली तौर पे प्रॉफिट 10 रुपए से कम होना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन आपके सामने, एक्सपेंस 10 रुपए से बढ़े हैं, प्रॉफिट 7 से कम। पहले 210 था, अब 203 है, ऐसा ही है, पहले 210 था ना, अब 203 है। ऐसा क्यों है कि एक्सपेंसेस 10 रुपए से बढ़े हैं और नेट प्रॉफिट 7 रुपए से कम हुआ है? टैक्स, इसका मतलब है टैक्स एडजस्टमेंट ने हमारे एक्सपेंसेस को कम कर दिया। अगर मैं इन ट्रू सेंस आपसे पूछूं कि आपको ये जो 10% डिबेंचर इशू किया है, इसकी नेट कॉस्ट कितनी है? ग्रॉस कॉस्ट इसकी 10% है, लेकिन 30% का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट आ गया, तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 7%। इसीलिए जब हम किसी भी बॉन्ड या लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ उसका ग्रॉस रेट नहीं लेते, उसको टैक्स के साथ एडजस्ट करते हैं। तो यहां पे खुद बताइए, ट्रू कॉस्ट या नेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 10% या 7%? 7% होनी चाहिए, 10 के साथ टैक्स एडजस्टमेंट। समझ आ रहा है आपको? 10 के साथ कभी भी जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो प्रॉफिट में उतना फर्क नहीं होता, बल्कि नेट ऑफ टैक्स का फर्क होता है। उस इंटरेस्ट पे आपको प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स भी कम देना पड़ा, वो टैक्स में जो डिफरेंस आया वो आपका बेनिफिट है, वो नेट होगा। अब आप जब कभी किसी को बोलेंगे ना कि ये कितने का नेट कॉस्ट है इस बॉन्ड की, आप 10% नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 7%। और इसको मैं ये तो अभी अमाउंट्स कैलकुलेट करके आपके सामने कंसेप्ट समझाया ना, मैं इसको अगर मुझे जल्दी हो ना तो मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे यहां से मैं आपसे पूछूंगा भाई 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया, 3 रुपए का टैक्स बच गया,
नेट कितना हमें इंटरेस्ट पड़ा, 7 को 100 से डिवाइड कर दो, 7% नेट रहे। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने का झटका तरीका भी है। वो क्या है, जो 10% है जो रेट, उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, हाँ ऐसा है कि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट रेट है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। के से मुराद क्या है, कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हैं ना, डी से मुराद डिमांड, एस से मुराद सप्लाई। इकोनॉमिक्स में सिंबल पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स में सिंबल पढ़ते थे ना। कॉस्ट काउंटिंग में नहीं सिंबल पढ़ते, कॉस्ट काउंटिंग में सिंबल नहीं होते, फाइनेंस में सिंबल होते हैं। इस टॉपिक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए सबसे अहम सिंबल के मींस कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट, वो उसके पैर में लिखा जाता है, डेट की, ये डी लिखा है मैंने, डेट। आई से मुराद इंटरेस्ट रेट जो भी होगा उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई। अब आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 7% ही आया ना, हाँ 10% इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी करेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस 0.3, टैक्स रेट 30% मतलब 0.3, वो 0.7 आ जाएगा। 0.7 को जब आप 10% से मल्टीप्लाई करेंगे 7 नेट। तो क्वेश्चन के अंदर हम ये शॉर्टकट अप्रोच अपनाया करेंगे, ये लॉन्ग टर्म सिर्फ समझाने के लिए है। ये पहले 210 था, ये कट के 203 हो गया। भाई ये समझ आ रहा है, क्लियर। अब तो अब आप क्या एग्री करते हैं कि हमें जब कभी डेट इंस्ट्रूमेंट यूज करें, बॉन्ड यानी डिबेंचर हो या बैंक लोन, तो टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा, और अगर यही हम शेयर इस्तेमाल करते, नो टैक्स एडजस्टमेंट, क्योंकि डिविडेंड पेमेंट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होता। इसका मतलब देखें, जो अगर आगे शेयर जब आएगा ना, उस वक्त क्या आपने नेट ऑफ टैक्स फिगर यूज करनी है? नो 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 नो, प्रेफरेंस की फाइनेंस का, हाँ लास्ट सेशन में भी किसी स्टूडेंट ने कहा था कि प्रेफरेंस शायद फाइनेंस कास्ट में कहीं पे शो करवाया जाता है। प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट, लीगली प्रेफरेंस शेयर है, उसके ऊपर जो आप पे करते हैं वो डिविडेंड है, वो डिविडेंड है। R2 में कोई पढ़ते हैं इस तरह का कंसेप्ट? ईपीएस कैलकुलेट करते हुए ना, वो तो कैलकुलेट नहीं, वो उसके एक्सपेंस के तौर पे तो रिकॉर्ड नहीं होता इनकम स्टेटमेंट में। प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड पे करते हैं आप एक्सपेंस के तौर पे, हाँ चेंज इन इक्विटी में तो आएगा, वो तो डिविडेंड भी आता है, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड तो नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन मेरा, क्या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए प्रेफरेंस शेयर पे जो आप पे करते हैं उनको वो लेस करते हैं कि नहीं? कभी भी नहीं करेंगे, नहीं जी। पर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर चाहे फाइनेंस में कोई सा भी हो, शेयर चाहे फाइनेंस में कोई सा भी, देखिए अगर अकाउंटिंग के टीचर आपको कोई कंसेप्ट अकाउंटिंग के बारे में समझा रहे हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक होगा, मुझे नहीं पता वो क्या समझाते हैं, जो भी समझाते हैं वो ठीक है, लेकिन उनके सब्जेक्ट में ठीक है। हमारे सब्जेक्ट में शेयर कोई सा भी हो, ऑर्डिनरी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, रिडीमेबल हो, इरिडीमेबल हो, उसको जो पेमेंट होगी वो डिविडेंड होगी, और डिविडेंड कभी भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, डिविडेंड कभी भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा नहीं, अभी नहीं, अभी इसके आगे हमने तो अभी रिडीमेबल डिबेंचर पढ़ा है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल तो पढ़ा ही नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि भैया एंड पे आपको जितना आपका टोटल पैसे बनते हैं ना, कैपिटल अमाउंट रीपेमेंट की, बॉन्ड की फेस वैल्यू के हिसाब से जो बनता है, जो वो ही मिलेगी। शेयर के बारे में ना सोचना, ठीक है। एक बॉन्ड इशू किया, 100 रुपीज फेस वैल्यू है। अच्छा, जहां कहीं मैं फेस वैल्यू भूल जाऊं ना बताना, आपने 100 ही जूम करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% है। क्या वैल्यू आएगी लास्ट टर्मिनल? 110। एक दो कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं इसकी, एक है एनुअल इंटरेस्ट की और एक है एंड में रीपेमेंट की।
जब वो रिडीम हो रहा होगा। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल में फर्क यह है, कन्वर्टेबल में एक कैलकुलेशन होती है, नॉन कन्वर्टेबल में 2 कैलकुलेशंस होती है। कन्वर्टेबल, एक मिनट, नॉन कन्वर्टेबल में एक ही कैलकुलेशन होती है, कन्वर्टेबल में 2 कैलकुलेशंस होती हैं। नॉन कन्वर्टेबल में क्या भैया, तेरे को 10% प्रीमियम बोला था, 10% प्रीमियम ले निकल, तेरे को 5% डिस्काउंट बोला था, 100 का 5% डिस्काउंट 95 है, ये पकड़ो निकलो। बस ये कब होगा, जब नॉन कन्वर्टेबल होगा, एक ही कैलकुलेशन, जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी आगे हुआ रेट लगाएं पकड़ाएं उसको भागेगा। लेकिन अगर कन्वर्टेबल होगा ना तो उसने बैठ के हिसाब करना, उसने कहना ठहर जाए सर मुझे हिसाब करने दे। कन्वर्टेबल में अगर मैं इसको प्रीमियम डिस्काउंट वाली वैल्यू लूं, यानी कैश में बदलवाऊं, इसको कन्वर्ट करवाऊं, कैश में रिडीम करवाऊं इसको, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैं हिसाब लगा लूं, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम पे है, तो मैं अगर रिडीम करवाऊं ना कैश में, रिडीम कैश में, तो मेरे को 110 रुपये मिलेंगे। 110 रुपया मैंने एक साइड पे लिख लिया। फिर मैंने कन्वर्टेबल का हिसाब लगाया, अगर मैं इसको कन्वर्ट करवाऊं मुझे एक के बदले में 3 शेयर्स मिलेंगे। एक शेयर है 35 रुपए का, एक शेयर कितने का है? 35 का, तो इसका मतलब मुझे टोटल अमाउंट मिल रही होगी ना, वो 3 मल्टीप्लाई बाय 35, 105 मिल रही होगी। कैश लूं 110 मिलता है, शेयर्स लूं 105 मिलते हैं। मैं अगर रैशनल पर्सन होऊंगा तो हमेशा क्या सेलेक्ट करूंगा? 110। तो आपने जो लास्ट वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है? हायर वाली। यानी कन्वर्टेबल में आपने 2 कैलकुलेशन की, रिडेम्पशन की भी की, रिडीम करें तो कितना कैश मिलेगा, और कन्वर्ट करें तो कितनी वैल्यू मिलेगी, दोनों कैलकुलेट करके हायर वाली वैल्यू सेलेक्ट की। लेकिन जो होगा हमारा नॉन कन्वर्टेबल, उसमें सिर्फ एक रिडीम वाली कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कन्वर्जन वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? ये हो गया रिडीमेबल डिबेंचर। यस, क्या ये स्टार्ट में ही पता चल जाएगा? पहले दिन जब बॉन्ड इशू होगा पता चल जाता है, पता चल जाता है। ठीक है भाई, समझ आ रही है? कुछ भी समझ नहीं आ रही तो सुनते जाएं, क्योंकि ये आप असल में ना अकाउंटिंग के स्टूडेंट ना फौरन कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहते हैं। सर इधर कंसेप्ट समझाया, इधर क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन को ऐसे की तरह हो गया तो समझ आ गया कंसेप्ट। लेकिन मुझे कभी कंसेप्ट बिल्ड, अभी मैं हवाई कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपके जहनों में, हवाई इमेजिनेशन 10% रिड्यूस। जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, असल आपका इन डेप्थ नॉलेज तब डेवलप होगा। तो अभी चीजें आधी मुझे पता है, आधी चीजें समझ आ रही, आधी समझ नहीं आ रही आपको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करते जाए, नोट करते जाए। फिर जब आपको सवाल देंगे आपने प्रैक्टिस उसके ऊपर बेतहाशा करने, और इस दफा खास तौर पे प्रैक्टिस हमने बहुत ज्यादा करवानी है, ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। प्रैक्टिस इसकी हमने ज्यादा करवानी है। पिछले सेशन में सिर्फ आई कैप की प्रैक्टिस करवाई थी, तो बच्चे कह रहे थे सर आई कैप के करवा दिया। अच्छा, आएगा आई कैप की बुक में से, यानी कंसेप्ट वही होंगे। आई कैप अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता, ये चीज गलत। लेकिन सिलेबस के अंदर भी एक क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन तो बच्चे कहते हैं सर इसकी प्रैक्टिस ज्यादा, तो इसलिए प्रैक्टिस तैयार है कि वही क्वेश्चन 2-3 दफा कर ले तो वो ठीक है। अच्छा चलिए, तो हमारे हो गए बैंक लोन समझा दिया, इररिडीमेबल समझा दिया, रिडीमेबल। अब अगर आपको समझ आ गई है ना, तो अगले आप एक्सप्लेन करेंगे, और अब आपने एक्सप्लेन करना है। आप सवाल पूछने लगी थी ना? हाँ, शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, जवाब मैं दूंगा। देखिए भाई का भी हक है ना, भाई भी सवाल पूछ सकता है, आप भाई से जितने मर्जी सवाल पूछे, मैं भी तो आपसे पूछूं। फोर्थ, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पहला सवाल मेरा, टैक्स की एडजस्टमेंट होगी कि नहीं, विद एक्सप्लेनेशन जवाब देना। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेयर्स हैं, शेयर्स ने बताया टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी, इन पे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड एक्सपेंस। बेहतरीन। दूसरा सवाल, इस पे एन्युटी का फार्मूला लगेगा कि परपेचुटी का?
कैसे पता चला परपेचुअल? इररिडीमेबल है, हमेशा चलेगा, परपेचुअल है, इररिडीमेबल है, परपेचुअल है, तो फार्मूला भी परपेचुअलिटी का लगेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या इसमें टर्मिनल वैल्यू लास्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी? नहीं, वो जब उसने कभी रिडीम ही नहीं होना तो रिडीमेबल वैल्यू कैसे आएगी? वो नहीं आ सकती। शाबाश, क्लियर हो गया। हाँ, अब पूछिए अपना सवाल। अच्छा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो ये भाई अभी आपको जवाब देंगे। चल मेरा भाई, रिडीमेबल प्रेफरेंस जब हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, मेरा पहला सवाल, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि शेयर्स हैं, डिबेंचर नहीं है। इन पे डिविडेंड पे होता है, डिविडेंड इज नेवर टैक्स डिडक्टेबल। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। तो जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि शेयर्स हैं, इन पे डिविडेंड पे होता है। क्लियर? अगला सवाल मेरा, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एन्युटी का फार्मूला लगेगा कि परपेचुइटी का? एन्युटी का। शाबाश, कैसे पता चला एन्युटी का लगेगा? रिडीम हो रहे, कहीं जाके इनका अंत तो हो रहा होगा ना, कहीं ना इख्तिताम हो रहा होगा, तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे, 2 साल 4 साल 5 जितना भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइए, एंड में जो हमने इसके कैश फ्लो के रिडीमेबल जो होता है ना, रिडीमेबल, इसके कैश फ्लोज के 2 स्ट्रीम्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, एक रूटीन वाला और एक एंड में रिडीम वाला। एक रूटीन वाली कैश हर साल 7 और एक एंड पे 100 रुपया रिडीम वाला। जब आप आखिरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो सिंगल कैलकुलेशन होगी कि डबल? कन्वर्टेबल में शाबाश डबल होगी, नॉन कन्वर्टेबल में सिंगल। नॉन कन्वर्टेबल में हमने सिर्फ यही चीज देखना है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम था कि रिडीमेबल एट डिस्काउंट था, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल। लेकिन अगर कन्वर्टेबल है तो इसके साथ साथ एक चीज और देखनी है, कन्वर्जन रेशो क्या थी, कि जो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। तो हमने ये भी थे, एक कैलकुलेशन करेंगे 20% प्रीमियम 120, फिर दूसरी कैलकुलेशन करेंगे कि एक जब रिडीम कन्वर्ट होगा तो एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 4 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे, और एक ऑर्डिनरी शेयर 40 रुपए का है। एक तरफ मैंने 120% प्रीमियम है, 100 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 120 की फिगर अपने पास नोट कर ली, और दूसरी तरफ मैंने कन्वर्जन की फिगर कैलकुलेट की कि एक प्रेफरेंस के बदले में 4 ऑर्डिनरी मिलने हैं, एक ऑर्डिनरी की वैल्यू 40 है, 4 इंटू 40 160। अब मुझे बताइए, अगर मैं रैशनल इन्वेस्टर हूं तो 120 को सिलेक्ट करूंगा कि 160 को? हमेशा हायर को। तो 160 वैल्यू से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। भाई समझ आए बात की? शाबाश शाबाश, क्लियर। अब अगले सवाल का जवाब जिसने दे दिया ना, वो समझ लीजिए आज की क्लास का एक्सपर्ट, विनर। विद आर्गुमेंट्स आपने आंसर देना। मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, उसे ट्रू और फॉल्स करना है विद आर्गुमेंट्स। हाथ उठाना है पहले जो बताएगा। आखिर में है इक्विटी शेयर्स। मेरा ख्याल ये है, ये तो मुझे पता है कंफर्म है, टैक्स एडजस्टमेंट नहीं आएगी, ये बेफिक्र, ये नहीं पूछने लगा, ये बता। मेरा ख्याल ये है, ये इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर है ना, ये इररिडीमेबल होते हैं, इसलिए इनमें एन्युटी का नहीं परपेचुइटी का फार्मूला लगेगा। हाथ उठाइए, 1 2 3 4 5। इररिडीमेबल होते हैं और इसमें एन्युटी का फार्मूला लगेगा, परपेचुइटी। दोनों नहीं लगेंगे। शाबाश, ना एन्युटी का लगेगा ना परपेचुइटी का लगेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर में डिविडेंड क्या होगा, ये वेरी करता है, पढ़ा था शुरू में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, ये वेरी कर। जब आपका कैश फ्लो ही कंफर्म नहीं है, सेम नहीं है, परपेचुइटी और एन्युटी दोनों के लिए कंडीशन क्या है,
सेम हो। इसमें तो कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी नुकसान होगा, कभी फायदा, कभी कम कभी ज्यादा। इसमें ना एन्युटी का फार्मूला लगेगा ना परपेचुइटी का लगेगा, इसका अपना ही कोई फार्मूला होगा, इसका अपना ही कोई फार्मूला होगा, जिसे शायद पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन शायद कैपम कहते हैं, CAPM, कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। लेकिन वो अभी अभी कंफर्म नहीं है, मैं वैसे ही अंदाजा लगा रहा हूं, मे भी सही हो मे भी गलत हो, बहरहाल। लेकिन इक्विटी शेयर पे ना परपेचुअली लगना है और ना ही, क्लियर होगी ये बात। ये आज के लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा था, इसको घर जाके आपने 2-3 दफा रिवाइज करना है ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आप सारा कुछ भूल भी जाएंगे ना, मसला कोई नहीं, क्यों, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, ये कंसेप्ट उधर रिवाइज हो रहे होंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट होती है, सिंपल पर्पस ये है, आपके पास कॉस्ट होगी तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट है कि नहीं है। क्या कॉस्ट आपको पता नहीं है, किसी बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है और देखना है वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके लिए आपको कॉस्ट पता होना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में जो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी कॉस्ट कितनी है, ये मुझे पता होगा, तो जो इस प्रोजेक्ट से मुझे पैसे जनरेट हो रहे हैं मैं उनके साथ कॉस्ट को कंपेयर करूंगा। अगर जो पैसे जनरेट हो रहे हैं वो कॉस्ट से ज्यादा हैं तो प्रॉफिटेबल है, बिजनेस चलाएं, और अगर कम है प्रॉफिटेबल नहीं है। तो बेसिकली जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ना, इसका असल मकसद होता है ये देखना कि कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, फर्स्ट कीजिए आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर ली, जो सिखानी है आपको, वो है 12%। एक बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न है 10%, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, रेट ऑफ रिटर्न है प्रोजेक्ट का 10%। प्रोजेक्ट चलाएंगे कि नहीं? नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? और अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 15%, 15% है, चलाएंगे। क्यों? 3% आपको बचेगा। और आपको एक और स्टॉक एक्सचेंज का रूल बताऊं, अकाउंटिंग कहती है आज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, अगर जिसके ऊपर आपको 10 करोड़ मुनाफा होना है, तो साइन किया है ना प्रोजेक्ट, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसे जैसे यूनिट बना के बेचते जाएंगे ना, तो आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड होता जाएगा आपका। फाइनेंस क्या कहती है, और एक्चुअली स्टॉक मार्केट भी एक्चुअल ऐसे ही चलती है, गुड न्यूज बैड न्यूज पे। वो क्या कहती है, जिस दिन आपने प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ साइन कर लिया, जिस दिन आपने प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ, बताइए शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं अगले साल प्रॉफिट आने वाला है? उस शेयर की मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं? आज के आज ही उसकी शेयर प्राइस हाई हो जाएगी। शेयर प्राइस उस वक्त हाई नहीं होगी जिस वक्त एक्चुअली प्रॉफिट होगा। शेयर प्राइस उस वक्त हाई हो जाती है जिस वक्त तकरीबन कंफर्म हो जाता है कि आने वाले साल में प्रॉफिट है। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। शेयर की असल प्राइस मार्केट वैल्यू ही होती है। तो इसीलिए याद रखें, जिस दिन ये आगे चल के ना सीफैप लेवल पे, अभी तो आपको सिर्फ ये बता रहा है ना कि आपने प्रोजेक्ट यस करना है कि नो करना है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। आगे चल के सीफैप लेवल पे आपसे कहेगा इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, बताइए आपकी शेयर प्राइस 75 रुपये है, नई शेयर प्राइस क्या होगी? नई शेयर ज्यादा, अगर आपने प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट अपनाया है तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। अच्छा, अब ये जो आप कंपैरिजन करते हैं ना कि मेरे को जो नया प्रोजेक्ट चलाना है कि नहीं चलाना, ये मैंने किस चीज को देख के फैसला करना है? अपनी कॉस्ट को देख के। ये कंपैरिजन आप दो तरह से कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा 15% रिटर्न है, 12% कॉस्ट है, सरप्लस कितना है? 3%, 3%। आपने मुझे परसेंटेज में बता दिया, अमाउंट में नहीं बताया।
हाँ कंफर्म, आप अमाउंट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अमाउंट्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप हर साल का नेट कैश फ्लो, हर साल का नेट कैश फ्लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हुए डिस्काउंट करें, हर साल का कैश फ्लो जिसे कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपको यही बताएगी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। एक होता है एनपीवी, एक होता है आईआरआर, दोनों आपको पता है, पक्की बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एनपीवी के जरिए से में भी यूज कर सकते हैं, आईआरआर में भी। फर्क क्या है, आईआरआर आपको इन परसेंटेज बताता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, एनपीवी आपको इन रुपीज बताता है प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आईआरआर प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी रेट 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, सरप्लस कितना 3%, 3%। और अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट रेट यूज करते हुए मानते हुए एनपीवी कैलकुलेट की, तो वो जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी कि आपको रुपीज में इतना फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से। तो वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड, वन वर्ड आंसर है इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वेदर वी शुड स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट और नॉट, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट पता हो बिजनेस की, फिर पता चलता है प्रॉफिट है कि नहीं है, ठीक है। और इसके दो तरीके होते हैं, पहला तरीका है आईआरआर को कंपेयर कर लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आईआरआर भी परसेंटेज में होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी परसेंटेज में होती है, ये आपको परसेंटेज में बताएगा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो ये आईआरआर भी कैलकुलेट करवाएगा आपसे। और दूसरा तरीका क्या है, ये देखने के लिए कि कोई प्रोजेक्ट हमें चलाना चाहिए कि नहीं, उसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लो, लेकिन उसमें डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्काउंट रेट यूज करते हुए एनपीवी कैलकुलेट कर लें। अगर एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी तो क्या करो, शुरू कर दो। और अगर एनपीवी नेगेटिव है, फिर से जरा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अगर किसी एग्जाम क्वेश्चन में आपसे पूछे बताओ हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए कि नहीं, पहली ऑप्शन में आईआरआर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, यस के नो, स्टार्ट करें कि डू नॉट स्टार्ट, आईआरआर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, स्टार्ट करें, आईआरआर कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, नहीं करना, एनपीवी कैलकुलेट की वो पॉजिटिव है, करना है, और अगर एनपीवी नेगेटिव है नहीं करना, क्लियर। तो ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल। या तो आप इसे आईआरआर के साथ कंपेयर करेंगे या इसको डिस्काउंट रेट मानते हुए एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से कोई एक चला लें वो भी काफी है, दोनों करने दोनों कर लें। आई कैप अमूमी तौर पे क्वेश्चन में एक कहता है, कैश फ्लो देके कहता है यहाँ तो ये करो या ये करो, इक्का दुक्का क्वेश्चन में दोनों भी करवाएंगे उसने, हम प्रैक्टिस दोनों की करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट करते हैं, रीजन समझ आ गई, कॉस्ट पता होगी तो पता चलेगा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब ये क्या बेसिकली, ये एक फॉर्मेट है सिंपल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का। यहां पे कंपोनेंट है, अमूमी क्वेश्चन में 3 होते हैं, आई कैप का जो क्वेश्चन है, कभी 4 भी हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने सारे के सारे कंपोनेंट टेस्ट कर लिए हो। अमूमी कितने करता है, 3, 7 है ना टोटल, मेरा ख्याल है 7 है या जितने भी 3 या 4, 1 बाय 1 उसने हर कंपोनेंट को बताया, बैंक लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी, क्लियर। आगे चलते हैं, हर कंपोनेंट की कॉस्ट है, सॉरी कंपोनेंट, हर कंपोनेंट की आगे वैल्यू है, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन। बेहतर है इधर लाइन खींच के ना वैल्यू का भी लहदा कॉलम बना ले, वो सीधी आ जाती है, वरना किसी की वैल्यू आगे आ रही है किसी की पीछे आ रही है, वो थोड़ा ना सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री करनी है तो लाइन लगा के इसके अंदर भी हर एक की आगे वैल्यू लिख दी, वैल्यू टोटल कितनी वैल्यू होगी, टोटल कैपिटल कितना है 50, 5, 10, 15, 15, 30, 50 मिलियन।
हर कंपोनेंट की अलग अलग कॉस्ट उसने लिखी हुई है जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखानी है। एज्यूम कर लें कि आपने सीख लिया और वो ये फिगर्स आई हैं। हर कंपोनेंट के आगे ये एक पूल है, ये समझे एक समंदर है, समंदर नहीं एक तालाब है, कॉस्ट पूल, पूल समझ लें, स्विमिंग पूल नहीं है, कॉस्ट पूल, जिसमें बैंक वाले ने आया, बैंक वाले ने कहा मैं 5 मिलियन अपना डाल रहा हूं 6% रेट पे। डिबेंचर वाले ने कहा मैं 10 मिलियन डाल रहा हूं 8% पे। प्रेफरेंस शेयर वाले ने कहा मैं 15 मिलियन डाल रहा हूं 10% पे। इक्विटी वाले ने कहा मैं 20 मिलियन डाल रहा हूं 12% पे। ठीक है, सब ने अपना अपना पैसा डाल दिया, हमने उसको हाथ डाल के खूब घुमाया, ताकि अच्छे तरीके से सारा पैसा मिक्स हो जाए। अब हमने जब उसमें से पैसे उठाए, बताइए उसकी कॉस्ट क्या है? मेरा ख्याल ये है कि वो अगर पैसा हमने उठाया वो बैंक का नोट था ना, बैंक वाला, तो उसके ऊपर 6% कॉस्ट है। क्या वो सारा मिक्स हो गया है? अब सबकी एक कॉस्ट हो गई। ऐसे नहीं, अफ्तारी का टाइम है, शरबत डाला, उसके बाद उसमें पानी डाला, फिर उसके बाद लींबू डाला, फिर उसके बाद जब उस सारे को हिलाया अच्छे तरीके से और फिर एक चम्मच निकाला, वो चम्मच पानी का है, शरबत का है कि लींबू का है? मिक्स। यही कंसेप्ट इधर है। जब आप पैसे इकट्ठे करके पूल बनाते हैं और फिर उन पैसों को यूज करते हैं ना, तो वो कोई इंडिविजुअल की कॉस्ट नहीं होती, वो सबकी वेटेड एवरेज होती है। वो क्या होती है? सबकी वेटेड एवरेज। इसीलिए तो उसका नाम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो बोरोइंग कॉस्ट का टॉपिक पढ़ा हुआ आपने? उसमें एक कंसेप्ट होता है, क्या आता है? जनरल बोरोइंग रेट, और एक होता है स्पेसिफिक बोरोइंग रेट। ये जनरल बोरोइंग है, ये जनरल बोरोइंग है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, आपने चाहे जहां से मर्जी इकट्ठा किया है, जो आगे इस्तेमाल करना है वो उसकी एवरेज कॉस्ट लेके इस्तेमाल करना। ठीक है? हाँ, एक एडवांस कंसेप्ट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। स्पेसिफिक का भी कंसेप्ट है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। ये समझ आया? ये हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ही कैलकुलेट करने लगे। ये आ गया वेट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का वेट ये ऑप्शनल होता है, ये आपने लादा से कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। वेट क्या है? यानी हमारे पास जो टोटल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल 50 मिलियन, बैंक लोन का कितना हिस्सा है? 10%। उसने कैलकुलेशन शो करवा दी 5/8। इसका कितना है? इसका, ये किस लिए कैलकुलेट किया? क्योंकि टोटल कॉस्ट में ये कॉस्ट 10% है, टोटल कॉस्ट में ये वाली कॉस्ट 20% है, मल्टीप्लाई हो गया। टोटल कॉस्ट में ये वाली कॉस्ट 30% है, टोटल कॉस्ट में ये वाली कॉस्ट 40% है, और सबको जमा कर लें। ये है हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कैलकुलेट करेंगे हमारा क्वेश्चन उधर खत्म हो जाएगा। कुछ को समझ अभी सॉल्व करना, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो आपको बता रहा हूं एंड किधर है, मंजिल दिखा रहा हूं आपको, मंजिल। अभी तो उधर चलना शुरू करना, अभी तो हम 2 कदम भी नहीं चले उसके ऊपर। लेकिन रास्ते में मसले मसाइल जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं आपको, और कुछ भी नहीं। शेयर और डिबेंचर में किसकी टैक्स एडजस्टमेंट होनी है वो पता है, और रिडीमेबल इररिडीमेबल में कौन सा फार्मूला लिखना है वो पता है, तो क्या ही बात है। और अगर आपको कन्वर्टेबल का भी पता है ना कि कन्वर्टेबल में 2 कैलकुलेशन होंगी, आप तो आधे एक्सपर्ट हो गए, यकीन कीजिए हो गए। वो जाहिर है आपको तभी एहसास होगा जब आप क्वेश्चन आपके हाथ से सॉल्व होगा, लेकिन मुझे पता है कि यही कंसेप्ट उसने न्यूमेरिकली यूज करना है। कुछ समझ आया कैसे कैलकुलेशन करनी है? अब कर लेंगे आप। अगर क्वेश्चन आज नहीं दे रहा मैं आपको क्वेश्चन कल, लेकिन अगर आप में से कोई बहुत क्यूरियस हो कि पता नहीं आगे क्या, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, छोटे छोटे सवाल हैं, हिम्मत। मैं असाइनमेंट नहीं आपकी, चाहे तो सारा साइड में कर दें, लेकिन अगर देखना चाहे कि ये कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं अप्लाई कैसे होंगे,
अगर बैंक लोन देखना चाहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक मिनट से भी कम के, कंसेप्ट रिवाइज कर देंगे 1 मिनट में, बल्कि तीनों पार्ट्स कर लेंगे आप। करना चाहे, नहीं करना तो ना करें, क्या छोटा सा सवाल, करना चाहे तो कर, नहीं करना चाहे तो ना करें। चले ना कीजिए, ना कीजिए, मैं खुद आपको करवा दूंगा, परेशान ना हो जाए। मुझे बताया यहाँ तक समझ आ गई चीजें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने आज क्या सीखा? कैपिटल की डेफिनेशन सीखी, हमने कंपोनेंट सीखे, और हमने जब अलग अलग सबकी कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हों तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल कैसे बनेगा वो सीखा। टेबल कैसे बनेगा वो सीखा, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है जब क्वेश्चन सामने आएगा तो इंशाल्लाह क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, हमें बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समझ आ रही है ना? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। नॉन कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट तो नहीं करवाना, तो उसकी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? उसकी कैलकुलेशन कन्वर्जन की नहीं कर रहे, उसकी कैलकुलेशन हम रिडेम्पशन की कर रहे हैं। नॉन कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट नहीं होगा, रिडीम तो होगा ना भाई, रिडीम होगा कि नहीं? तो रिडेम्पशन वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है ना। 100 रुपए की फेस वैल्यू है, अगर रिडीमेबल एट पार है, रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी? 100। रिडीमेबल एट 5% डिस्काउंट है 95.95, और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम है 110। ये कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कन्वर्जन वाली नहीं करनी। कन्वर्जन वाली कैलकुलेशन कब करनी है? जब वो कन्वर्टेबल बॉन्ड हो तब, वरना कन्वर्जन वाली कैलकुलेशन नहीं करनी। जी शेयर, उनका क्वेश्चन ये है सर, अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड है, हमने देखना है कि अगर रिडीम करवाते हैं तो फिर कितने पैसे मिलेंगे, कन्वर्ट करवाते हैं तो फिर कितनी वैल्यू होगी, दोनों में से हायर सेलेक्ट करते हैं। फर्ज करें जो रिडीम करवाते हैं वो वैल्यू ज़्यादा है, कन्वर्ट करवाएं तो वैल्यू कम है, तो लेकिन फ्यूचर में शेयर की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है, गिर भी तो सकती है। तो हमारी जो क्वेश्चन के अंदर से शेयर की वैल्यू दी होती है ना, ये फ्यूचर का इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट करके दी होती है। तो इसलिए हमने जो क्वेश्चन में शेयर की वैल्यू दी होगी उसी को डिस्कस करना है। और वैसे भी हमने एक जगह वो पढ़ा था कि डिविडेंड आफ्टर कन्वर्जन आर नॉट कंसीडर्ड, तो पढ़ा था ना। तो ये उसकी लिमिटेशन ही समझ लें, हमने भी नहीं करने, क्वेश्चन में भी नहीं करने। और की क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।